अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। इमरान खान सुस्त रफ्तार से अपना लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने पहले प्रोग्राम के मुताबिक 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन अब उनके ताज़ा बयान के मुताबिक इस सफ़र में 8-9 दिन भी लग सकते हैं। हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आ रहे हैं। हमें देर लग रही है, हमें 8-9 दिन लगेंगे इस्लामाबाद पहुंचते हुए। सारे पाकिस्तान को मैं आज दावत दे रहा हूं, गिलगित बल्तिस्तान से काफिले निकलेंगे, बलूचिस्तान से काफिले निकलेंगे, सिंध से काफिले निकलेंगे, सारे पाकिस्तान से काफिले निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ। एक तरफ उनकी तकरीरों के लहजे में शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत भी उनसे मज़ाकरात के इम्कानात को रद्द करती चली जा रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद को सियासत में फरीक मानने के लिए तैयार नहीं, जबकि मौजूदा हुकूमत उनके मौक़िफ़ का फ़ायदा उठाते हुए मज़ाकरात की हर कोशिश की तरदीद कर रही है। अलबत्ता वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही सूरत हाल में बेहतरी के लिए पुरुमीद नज़र आते हैं। जो भी हो, लॉन्ग मार्च जितने भी हुए, मुज़ाकरात तो बैकडोर पे होते हैं ना, तो वो हो रहे हैं मुज़ाकरात। इमरान खान की तकरीरों में इलेक्शन कमीशन समेत पाकिस्तान के सभी इदारे हदफ बनते नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते हुए उनकी तकरीरों में तनकीद के निश्तरों की तेज़ी में इजाफा बता रहा है कि अगर मुज़ाकरात की कोई नौबत आती भी है तो तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त पेश की जाएगी। इस इम्कानी फहरिस्त को हुकूमत या किसी से भी मनवाने के लिए लॉन्ग मार्च में शुरका की तादाद का दबाव बुनियादी अहमियत का हामिल होगा। फिलहाल हुकूमती हल्के लॉन्ग मार्च में शामिल लोगों की तादाद से ज़्यादा परेशान नज़र नहीं आते। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की असल हकीकत जानने के लिए हम रब्ता करें अपने रिपोर्टर से, जो लाहौर से इस मार्च के साथ साथ चल रहे हैं। इमरान भट्टी रिपोर्टर हैं जो इस वक्त मौजूद है लॉन्ग मार्च के साथ। अस्सलाम वालेकुम इमरान, ये बताइए कि क्या सूरत हाल है, ये जो तासुर है कि लॉन्ग मार्च जितना लाहौर से चला था वो अपना मोमेंटम बरकरार नहीं रख सका, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी थी इस लॉन्ग मार्च को लेके, वो ये थी कि जिस इलाके से और जिस शहर से ये लॉन्ग मार्च गुजरेगा, सिर्फ वहाँ की मुकामी आबादी, मुकामी वर्कर्स हैं जो तहरीक इंसाफ के और उनके अहदेदारान हैं, वो वहाँ पर इकट्ठे होंगे और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे। क्योंकि ये लॉन्ग मार्च पहले दिन से ही तख़ीर का शिकार है और अपनी जो टारगेट्स थे मुकामात के जहाँ पर पहुँच के इख्तिताम पजीर होना था, वो पहले दिन से ही उसमें डिले है और मुकामात पर नहीं पहुँचा जा रहा। 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का फासला है आज, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चौथे रोज़ से शुरू किया और मोड़ एमनाबाद कामों की और मोड़ एमनाबाद, उसके बाद फिर गुजरांवाला। ये बताइएगा इमरान, ये बताइए कि जो साथ चलने वाली गाड़ियों की तादाद है वो मुस्तकिल है या बढ़ती चली जा रही है या कम होती चली जा रही है? देखिए, जैसे जैसे खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है ये इस्लामाबाद की तरफ गामजन है, तो जो वर्कर्स और गाड़ियां हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये ऐसा नहीं है कि जो उनके साथ चलने वाले हैं या वो पीछे रह रहे हैं या उस काफिले को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जबकि इससे पीछे जो पॉइंट्स थे वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में काफिले पहले से मौजूद थे। हालांकि इमरान खान का जो काफिला है ये पीछे है और आगे इनका इस्तकबाल करने के लिए काफिलों की शक्ल में वहाँ पे गैदरिंग मौजूद है। बहुत बड़ी तादाद है उनके कारकुनों की, उनके वोटर्स की, जो इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ चल रही है। इमरान, आपकी गुफ्तगू भी हुई थी इमरान खान साहब से, ये बताइए, और फिर दूसरे लोगों से भी यकीनन आप बातचीत कर रहे होंगे, ये बताइए कि क्या ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि रुकते रुकते चलें और लोगों की तवज्जो हदफ पे रखें, यानी जब इस्लामाबाद पहुंचे तो वहां पर लोगों को इकट्ठा किया जाए? क्या ये हिकमत अमली के तहत हो रहा है? जी बिल्कुल, ये बाकायदा एक डिसाइडेड है, प्लान है कि आज मैं आपको बताऊं कि आज चौथा रोज़ तो है ही लॉन्ग मार्च का, जिसकी क़यादत इमरान खान कर रहे हैं। जबकि आज इस लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले का आगाज़ था, जो प्लान के तहत कि एक काफ़िला सिंध से शुरू होगा और वो हैदराबाद, फिर सक्खर, मुल्तान, रावलपिंडी
और जनूबी पंजाब से जो काफिला शुरू होना है वो बुध या जुमेरात का टाइम दिया गया है उनको। वो काफिला सिंध से आने वाले काफिले के साथ मिलेगा और वो पहुंचेगा इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ। जबकि इसी तरह बुध को केपी के और जीबी से भी लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। पूरा प्लानिंग है जिसके तहत ये स्टे किया जा रहा है, इसको डिले किया जा रहा है, लोगों को टाइम फ्रेम दिया जा रहा है। जुमेरात को खारियां पहुंचना है जेलम और बुध को यहाँ पर गुजरात में इस्तकबाल करेंगे चौधरी मुंसलाई। तो ये प्लानिंग के तहत इसको डिवाइड किया गया मरहलावाज। इसका आखिरी मरहला वो होगा वो रवात से इस्लामाबाद पिंडी की तरफ शुरू होगा, जिसमें पूरे पाकिस्तान से कॉल दी गई है चेयरमैन तरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च के तहत। इस वक्त सिर्फ क्योंकि चेयरमैन तरीक इंसाफ खुद जीटी रोड पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर जीटी रोड के ऊपर जो कस्बे और देहात और जो शहर मौजूद है उनको इमरान खान साहब खुद मोबिलाइज कर रहे हैं अपने कारकुनों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें सूरत हाल बता रहे थे। गोया स्ट्रेटजी ये है कि आखिरी मरहला जो रवात इस्लामाबाद होगा उसमें अपनी तमाम सियासी कुव्वत का इजहार किया जाएगा। बज़ाहिर इमरान खान मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद से किसी भी किस्म के लिए तैयार नज़र नहीं आते और हुकूमत ने अभी अपनी पूरी तवज्जो वफाकी दारुल हुकूमत को महफूज बनाने पर मरकूज़ कर रखी है। इन हालात में आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर शिबली फराज साहब से। अस्सलाम वालेकुम शिबली साहब, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि आप मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आगे बढ़ने का फिर रास्ता क्या होगा? देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सारी चीज़ों का आखिरी हल जो होता है वो मुज़ाकरात से होता है। लेकिन साथ ही में हम ये भी कहेंगे कि हमने एक डिमांड पेश की है जो कि मेरा ख्याल है कि किसी भी दुनिया के आप कोने में चले जाएं, वो जो डिमांड है वो न तो गैर आईनी है, न गैर जमहूरी है और न गैर अखलाकी है। हमने अपने लिए एक वो बनाया हुआ है कि अगर आप हुकूमत इलेक्शन डेट अनाउंस करती है तो उसके बाद सारी चीजें तफसीलात के लिए हम मुज़ाकरात पे बैठने को तैयार हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बगैर किसी नतीजे के हम इस वक्त देखें, जो मुज़ाकरात का वक्त था ना, तो उनका तो एक वक्त था जब हमारा ये हमने पहले से ऐलान किया हुआ था कि हम इस तारीख को शुरू करेंगे जी। तो अगर हुकूमत संजीदा थी या तो वो ये समझ रहे थे कि हम ब्लफ कर रहे हैं, तो उन्होंने मुज़ाकरात का कोई वो नहीं किया। और जो मुज़ाकरात भी हमने जो एक पॉइंट एजेंडा किया हुआ है तो उसकी बुनियाद पर हम आज भी वहीं पे खड़े हैं। अच्छा शिबली साहब, आपकी जमात की सपोर्ट से बने हुए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि मामला दुरुस्त हो जाएंगे और वो आपके बिहाफ पे कह रहे हैं कि जब तक आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो शायद कोई दरमियान में मुज़ाकरात से कोई रास्ता निकल आए। क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आपकी पार्टी की सपोर्ट हासिल है इस पर्टिकुलर मामले में कि वो मुज़ाकरात करें आपके बिहाफ पे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमने यही देखा है कि जब कोई भी इस किस्म की सिचुएशन आती है तो उसको उसके मंतकी अंजाम पे नहीं पहुंचने दिया जाता। और ये मेरा ख्याल है कि ये बदकिस्मती रही है एक लिहाज से हमारे मुल्क की जो सियासी तारीख है कि चीज़ों को दरमियान में रोक लिया जाता है। अब हमारी सूरत हाल में जहाँ तक आपने परवेज़ इलाही साहब का कहा, ठीक है, वो हमारे कोalition पार्टनर हैं, इस वक्त वज़ीर आला हैं, लेकिन बात यह है कि हम हर उस सलूशन का खैर मकदम करेंगे जो कि हमें हमारी जो एक वाहिद जो डिमांड है उसकी हमें यकीन दहानी और उसका ऐलान किया जाए। तो फिर हमारे लिए वो कोई भी हो सकता है, वो मौलाना फजल रहमान हो सकते हैं कि वो इस बात पे अगर करें। अच्छा, तो इसका मतलब ये है यानी आप तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। अच्छा शिबली फराज साहब, ये बताइए कि इलेक्शन की एक डिमांड है कि फौरी का मतलब यह है कि अगर आज इलेक्शन का ऐलान किया जाए तो वो भी कम से कम 90 दिन के बाद होगा। अगर आज असेंबली तोड़ी जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। और आप कह रहे हैं कि हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करे और हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे जो अगस्त में मुकम्मल होती है और अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं। तो इसका मतलब यह अब से 3 महीने बाद यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और उधर से अक्टूबर, यानी गोया 9 महीने का फ़र्क है जनवरी से लेके हुकूमत की डेट तक इलेक्शन का। दरमियानी सूरत हाल कहाँ पे आप देखते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये वो जगह है जहाँ पे इलेक्शन हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जाहिर है जब इलेक्शन का ऐलान होगा तो इसका असेंबलियाँ टूटेंगी तो तभी 90 डेज का होगा। ये तो एक नॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो है।
दूसरी बात यह है कि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकता है हमारा मुल्क इतने लंबे अरसे की एक अनसर्टेनिटी, जिसमें कि इलेक्शन की डेट का अनाउंस हो गया हो कि आप कह रहे हैं कि जी आप कर लें जी, लेट्स से अप्रैल में कर लें, मई में कर लें, ठीक है। अब देखें ये एक इतना लंबा अरसा एक अनसर्टेनिटी रहेगी। हमने मुल्क की इकोनॉमी को भी देखना है जो कि इस वक्त बिल्कुल मतलब है कि जमीन बोस हो गई है तकरीबन। जिस तरह की महंगाई हो गई है, जिस तरह के मसाइल हैं। शिबली साहब, आपको वक्त भी तो चाहिए ना, क्योंकि आज इमरान खान साहब अपनी तकारीर में बार बार फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के बारे में उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज कहे कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तब्दील होना है, इलेक्शन कमीशन को भी तब्दील होना है, और भी शायद आप कुछ तब्दीलियां चाहें, तो उन सारी तब्दीलियों के लिए कुछ वक्त तो चाहिए होगा ना आपको। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। देखिए ये तो इससे मुंसलिक है कि जब ऐलान हो जाए, वो जाहिर है कि एक म्यूचुअल उससे होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जी आप कल इलेक्शन कराएं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप परसों कराएं, लेकिन जो मैंने आपको अभी अपना एक नुक्ता नजर दिया है, एक आर्गूमेंट दिया है कि जितना जल्द हो सके वो बेहतर है, इसलिए कि जब जितना आप इसको लटकाएंगे, जितना इसमें वक्फा, ये जो आपने कहा ना 9 महीने का, इससे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसमें तकरीबन कोई हुकूमती कोई काम हो भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि जब आपको पता हो कि इलेक्शन आ रहे हैं, नई हुकूमत आएगी, जो भी आएगी, तो आपका मुल्क का जो डिसीजन मेकिंग का जो निज़ाम है ना, वो ऑलरेडी काफी कमजोर है। लेकिन वो तो बिल्कुल ही फिर मुल्क ने बहुत बड़ी हैवी कीमत अदा करनी होगी। शिबली जब साहब, ये चीज हो जाए तो ये सानवी बातें हैं कि इसको चेंज करना है, इसको ये करना है, कोई अगर शिबली साहब एक बात चल रही है, सीना बसीना उसको कह लें, अफवाहों की सूरत में कह लें, तजवीज़ की सूरत में कह लें, चूंकि अभी तक उस पर कंक्लूजन या वो कंक्लूसिव बात नहीं है, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बात जो चल रही है कि जनाब इलेक्शन जो है मई और जून में करवा लिए जाए या अप्रैल में करवा लिए जाए, तो अगर इस तरह का कोई ऐलान हो जाता है कि मई या जून में इलेक्शन करवा लिए जाएं, तो क्या आपकी पार्टी इस तरह की कुछ सूरत हाल को कबूल करने के लिए तैयार होगी? देखिए हम तो, हमारा जो यही एक डिमांड है, और जिस तरह मैं फिर रिपीट करता हूं कि जी जब आप जितना इसको लंबा खींचेंगे, 6 महीने 7 महीने, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि अल्टीमेट फैसला तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मशवरा करके करना है अपनी पार्टी के लोगों से, वो उन्होंने फैसला करना है। लेकिन मैं एज अ बहैसियत एक पार्टी का वर्कर होने से, हैसियत से, मैं ये समझता हूं कि ये जो गैर यकीनी सूरत हाल होगी, इसको आप टूल नहीं दे सकते, क्योंकि अभी भी ये हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, आपका ख्याल है कि मुल्क नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा। फैसले हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे। अवाम में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो दूसरी तरफ है और हुकूमत कोई बैठी हुई है। तो इलेक्शन खान साहब जीत रहे हैं इस वक्त, वो उन्होंने हर सीट जीत ली है जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, मां सिवाय एक आध के। तो कहने का मकसद ये है कि जी देखें, आप मुल्क नहीं मुतहम्मिल हो सकता जितना आप इसको लंबा खींचेंगे। मेरे नजदीक तो जो फैसले करने हैं वो तो एक हफ्ते में हो सकते हैं, ठीक, लेकिन असल चीज क्या है कि हमने मुल्क को देखना है। ये बात आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस बात को कैसे देखते हैं कि वो और हुकूमती जो जमातें हैं वो बड़े तवातुर से ये बात कह रही हैं कि इलेक्शन दरअसल एक स्मोक स्क्रीन है जिसके पीछे आपके मुतालबात कुछ और हैं? नहीं जी, हमारा बिल्कुल, हमने डे 1 से देखिए, जब हमने असेंबली, जब जिस दिन हमारी हुकूमत को ख़त्म किया, जब किया गया था, हमने जब वो नो कॉन्फिडेंस वाले दिन हमने असेंबलियां तोड़ दी थी। उस वक्त तो हमें ये भी नहीं पता कि हमें 10 सीटें मिलेंगी या 50 मिलेंगी या 100 मिलेंगी। हमने तो उस वक्त ही कहा था कि इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि मुल्क मांगी तांगी की हुकूमत से नहीं चल सकता, असेंबलियां तोड़ के नए सिरे से इंतखाबात पे जाना चाहिए। तो हमारा तो डे 1 से यही मुतालबा था। अभी तो ये चीजें मंजर आम पे आई भी नहीं थी कि हमने असेंबलियां तोड़ दी। वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर रिवर्स कर दिया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा शुरू से यही नुक्ता था, पहली दिन से हमारा ये था कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए, क्योंकि जब तक ये इस तरह की हुकूमतें जिसमें कि कोalition इधर से उठ के उधर चले जाएं, तो हुकूमत गिर जाए, दूसरों की बन जाए, तो ये हालात नहीं मुतहम्मिल हो सकता। शिबली साहब, आपका जो लॉन्ग मार्च जारी है
उसमें कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे आप आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी इवॉल्व करते चले जा रहे हैं या उसमें तब्दीलियां लाते चले जा रहे हैं। तो ये जो ताख़ीर हो रही है, ये जो आज इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब हमें हो सकता है 8-9 दिन लग जाए गुजरांवाला से आगे इस्लामाबाद पहुंचते हुए, तो इसका मतलब आप वक्त देना चाह रहे हैं अपने दूसरे फरीकों को कि वो उस पर सोच समझ सकें, या इससे इशारा लिया जाए कि दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जहां से ये लॉन्ग मार्च मुकम्मल होने से पहले, कल्मिनेट होने से पहले ही मामला कुछ सेटल हो जाए? देखिए जी, आपका अहम सवाल है, लेकिन इसका मैं आपको जवाब दे सकता हूं कि जब हम लाहौर से निकले थे पहले दिन भी, तो हमारा शाहदरा में इख्तिताम होना था, लेकिन रात का 1 बज गया और लोग उसी तरह थे, और हमने ये समझा कि आज हम इसको दाता गंजबख्श के मज़ार पर ही हम इसको ख़त्म करते हैं। दूसरे दिन तो इसी तरह कल भी यही हुआ कि एक हादसा हुआ जिसकी वजह से खान साहब ने उसको इख्तिताम कर दिया। तो उसमें फैसला ये हुआ कि हम ये जो गैप छोड़ गए हैं इसको हम नहीं छोड़ेंगे। हम हर गैप को उधर अगर जो भी हमारा प्लान है उसके जो शुरू का पॉइंट है और इख्तितामी पॉइंट है उस तक हम जाएंगे। लेकिन लोग इतने ज्यादा इस तादाद में निकले हुए हैं कि हमारा हुकूमत का ख्याल वैसे मुख्तलिफ है लोगों की तादाद के हवाले से हुकूमत का ख्याल मुख्तलिफ है। वो तो खैर हुकूमत तो जो है, तो आप देख लेना कि आप ये सिर्फ देखें, ये सिर्फ अभी उसका नहीं है लोग बाहर निकलना, ये लोगों ने वोट में भी आपको नजर आ गया है, जलसों में भी नजर आ गया है, अभी जो निकले हैं तब भी नजर आ गया है। अगर कोई आंखें बंद करके और समझे कि कुछ भी नहीं हो रहा तो उसका तो कोई इलाज नहीं तो है। दरमियान में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो बैकडोर जिन्हें या बैक स्टेज कहा जा सकता है एक्टिविटी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सब जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो जाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल से मुल्क दो चार है, तो इसमें तो हर एक को जाहिर है कि वो परेशानी तो होगी कि इस चीज का हल निकलना चाहिए। बिकॉज देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किसी को कोई माने या ना माने इस मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी, सारे सूबों को रिप्रेजेंट करने वाली, चतराल हो, खैबर खुर्रम से लेकर और गवादर तक, सब में जो है तो बलूचिस्तान ये एक्टिविटी जारी है। कुछ देखिए, एक्टिविटी तो हमारी ये है कि हम रोज जो है तो 8-8, 9-9 घंटे का सफर करते हैं। मैं बैक स्टेज की बात कर रहा हूँ। देखिए, बैक स्टेज पे वो लोग बातें करते हैं जो कि अमल नहीं करते, तो इसलिए हम तो अपनी एक जो हमारा जो एक कॉज है, क्योंकि देखें ये पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त एक बहुत ही अहम, जैसे हम कहते हैं, खान साहब भी कहते हैं, ये एक दोराहे पे खड़ा हुआ है जिसमें हमने कुछ बड़े कठिन फैसले करने हैं कि हमने किस तरफ जाना है, क्योंकि मुल्क मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस किस्म की सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जिस तरह के हम पिछले 75 साल से देखते आए हैं। क्योंकि मुल्क आगे बढ़ने के बजाय ये अपनी जगह पे भी नहीं खड़ा, पीछे की तरफ जा रहा है। बिकॉज ये लॉ ऑफ नेचर है कि आप एक जगह पे नहीं खड़े हो सकते, आप या आगे जाएंगे या आप पीछे जाएंगे। हम बदकिस्मती से अपनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की वजह से, जो भी अरेंजमेंट्स होती हैं, उसकी वजह से हमारे मुल्क में बड़ा नुकसान हो। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान की 2 रुकनी तहकीकाती टीम जो कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीक कर रही है, उसको आज कीनिया के तहकीकाती इदारों ने ब्रीफ किया। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने जाए वक़ूआ का दौरा किया और जिस गाड़ी में अरशद शरीफ को गोली लगी उसका मुकम्मल मुआयना भी किया गया। अरशद शरीफ के ज़ेरे इस्तेमाल लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी आज पाकिस्तान की तफ्तीशी टीम के हवाले कर दिए गए। इस टीम ने मुबैना मुकाबले में मुलव्वस कीनिया के पुलिस एहलकारों को भी तफ्तीश के दायरे में लाना है। गुज़श्ता रोज़ तहकीकाती टीम ने कीनिया में अरशद शरीफ के साथ राब्ते में मौजूद 2 पाकिस्तानी शहरियों वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद से पूछगछ भी की। पूछगछ के दौरान खुर्रम अहमद ने तफ्तीशी हुक्काम को बताया कि लॉज से निकलने के बाद 18 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है और फिर सड़क शुरू होती है। सड़क शुरू होने से थोड़ी देर पहले कुछ पत्थर रखे गए थे। पत्थरों को क्रॉस करते ही फायरिंग शुरू हो गई, जिससे खौफजदा होकर गाड़ी भगा ली। वकार और खुर्रम ने पाकिस्तानी तहकीकाती हुक्काम को बताया कि अरशद शरीफ नैरोबी मुंतकिल होने का सोच रहे थे और इसके लिए उन्होंने वीज़े की मुद्दत भी। खुर्रम अहमद के भाई वकार अहमद ने मजीद बताया कि किसी दोस्त के कहने पर अरशद शरीफ की मेज़बानी की। अरशद शरीफ मेरे गेस्ट हाउस पर 2 माह से रह रहे थे। नैरोबी से कबल अरशद शरीफ से सिर्फ एक बार खाने पर मुलाकात हुई थी।
उन्होंने मजीद बताया कि नैरोबी से बाहर अपने लॉज पर अरशद शरीफ को खाने पर मदऊ किया था। वाक़े के रोज़ यानी 25 अक्टूबर को खाने के बाद अरशद शरीफ ने मेरे भाई खुर्रम के साथ गाड़ी में अपना सफ़र शुरू किया। आधे घंटे बाद गाड़ी पर फायरिंग की इत्तला आई। फायरिंग में मेरा भाई खुर्रम मौजूदा तौर पर महफूज रहा। कीनिया पुलिस हुक्काम ने पहले अरशद शरीफ की मौत को गलती माना और फिर दूसरे मौक़िफ़ में कहा कि अरशद शरीफ की गाड़ी से भी फायरिंग की गई थी। कीनिया में होने वाली तफ्तीश के बारे में बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रिपोर्टर कराची से शाहिद अंजुम। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि क्या अब तक की इत्तलात हैं जो इस हवाले से आप तक पहुंची? देखिए, अरशद शरीफ कत्ल केस के बाकायदा जो है वो तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और इस सिलसिले में वहाँ कीनिया के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, ख़ासतौर पर उनका जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है और इसके साथ साथ और दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं, उन्होंने बाकायदा हमारी जो टीम यहाँ से वफाकी हुकूमत की तरफ से भेजी गई है उसको ब्रीफिंग दी है। और इसमें जो है वो गाड़ी ख़ास तौर पर जो है वो दिखाई गई है जिसमें अरशद शरीफ मौजूद थे और उस पर फायरिंग हुई और उसका बाकायदा मुआयना किया गया है ताकि ये मालूम हो सके कि गाड़ी को जो फायर लगे हैं वो कितनी रेंज से लगे हैं, कौन से बोर के लगे हैं और कितनी सिमत से लगे हैं। इसके साथ साथ जो है वो वहाँ तक भी रसाई उनको आज दी जाएगी जहाँ अरशद शरीफ जो थे वो रह रहे थे उस फार्म हाउस पर। इसके अलावा जो है उनका जो लैपटॉप था और मोबाइल फ़ोन था, हमारी इतला के मुताबिक अब 2 कदम तफ्तीश आगे बढ़ चुकी है और हमारी तफ्तीशी टीम को वो मोबाइल जो है वो भी दिखा दिया गया है, लैपटॉप जो है वो भी दिखा दिया गया है और तफ्तीश का दायरा अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वसी होता जा रहा है। बल्कि मैं यहाँ ये भी बात कहता चलूँ कि शायद इस सिलसिले में जो कीनिया में तफ्तीश हो रही है वो तो हो ही जाएगी, वहाँ पर हमारी टीम जो है वो करके वापस जब आएगी तो पाकिस्तान में इसके ताने बाने जो हैं वो कुछ ज़्यादा बिखरे हुए हैं। हो सकता है हमारी टीम को दोबारा UAE भी भेजा जाए जहाँ अरशद शरीफ ने कुछ वक्त जो है वो गुजारा और उसके बाद पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हमें जो इतला मिली है 4 लोग जो थे वो अरशद शरीफ से बाकायदा राब्ते में थे और उनका जो है वो रिकॉर्ड वो भी लैपटॉप और मोबाइल में मौजूद है। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा था कि उस गाड़ी में कितनी गोलियां लगी हैं और जो गोलियां लगी हैं उससे पहले उस गाड़ी की मूवमेंट क्या थी, वो कितनी देर तक जो थी वो वहाँ उससे पहले जो है फार्म हाउस पे आई थी, वहाँ कितना अरसा कितनी देर तक वो रुकी है, अरशद शरीफ कितना अरसा उस फार्म हाउस पे रहे हैं, किस किस से मुलाकातें करते रहे हैं और वो ख़ास तौर पर 2 अफराद जो वकार और खुर्रम है उनसे भी पूछकर जो है वो इब्तदाई मराहिल में अभी फाइनल। लेकिन अभी तक की जो शाहिद जो तफ्तीश आप बता रहे हैं कर रहे हैं कि कल तक तफ्तीश जो जिन मराहिल की तरफ जा रही है उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे जो आइडेंटिटी वाला केस है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था ये, उसकी तरफ आपको नहीं लगता कि बढ़ रहे हैं, जो वाक़यात का रुख है उस तरफ है? देखिए, इस तरह के केसेस में होता यह है कि ये शक की बुनियाद पे शुरू किए जाते हैं। नॉन कॉक ये केस से इसको नॉन कॉक से लिया जाता है और हकीकत की तरफ इसको ले जाया जाता है। अच्छा तफ्तीशी वो है जो इसको नॉन कॉक से लेता है, क्योंकि इसको हम ब्लाइंड मर्डर, जिस तरह हम एक नाम लेते हैं कि ब्लाइंड मर्डर है, उसमें कोई शवाहिद नहीं है, कोई गवाह नहीं है, लेकिन अच्छा तफ्तीशी उसको उन शवाहिद की बुनियाद पर जो है वो तकमील तक पहुँचाता है। अभी इब्तदा है, इंतहा क्या होगी ये तो अभी तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। तमाम चीज़ें जब सामने आ जाएंगी, तमाम रिकॉर्ड जब फॉरेंसिक हो जाएगा, उसके बाद वैसे ही पता चल जाएगा। मैंने जिस तरह अर्ज किया कि इसके ताने बाने कीनिया की बजाय पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा मुड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो फोरेंसिक के हवाले से आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक ही फोरेंसिक एजेंसी है जो लाहौर में वाक़ है, लेकिन यहाँ के लोगों को अरशद शरीफ की बॉडी भी नहीं दिखाई गई, तो आप क्या समझते हैं किस तरह तफ्तीश आगे बढ़ सकेगी? नहीं, बिल्कुल बॉडी तो देखिए दोबारा भी उसका पोस्टमार्टम किया जा सकता है। इससे पहले भी ऐसे कई केस हुए हैं कि जो तदफीन हो जाती है, लेकिन अगर तफ्तीशी हुकाम जो हैं वो इस बात से मुतमिन नहीं होते अपनी तफ्तीश से और वो ये समझते हैं कि बॉडी का दोबारा जो है पोस्टमार्टम किया जाए, तो इसमें कोई कवात नहीं है। अदालतों से रब्ता किया जाता है, बाकायदा इलाका मजिस्ट्रेट की इजाज़त से कब्र कुशाई भी की जाती है और उसके बाद जो है उसको जो दोबारा पोस्टमार्टम भी किया जाता है ताकि हक़ाइक़ जो है वो सामने लाए जाए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे केसेस में
जिस तरह आपने खुद फरमाया कि बॉडी दिखाई नहीं गई है, हालांकि होना तो उसका पोस्टमार्टम चाहिए था, ताकि पोस्टमार्टम तो हुआ लेकिन फोरेंसिक वालों ने नहीं देखा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इससे उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है, उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर कर देंगी, और उसके बाद भी उसको फोरेंसिक हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसका कुछ वक्त तक ये बताइए, ये तमाम चीजें जो हैं ये हो सकती हैं। शायद ये बताइएगा कि कितनी देर तक आपके ख्याल में वहां कीनिया में ये तफ्तीशी सरगर्मी जारी रहेगी? देखिए, आज तो दूसरा रोज है, 15 दिन का वीज़ा है तफ्तीशी टीम के पास। अब उसमें 15 दिन से पहले वो मेरा तो ख्याल है कि जो आज जिस तरह बहुत तेज़ी से मूवमेंट हुई है, 15 दिन से कम दिन लगेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन दूसरा मरहला मुझे जो लगता है, इसी टीम को शायद दुबई भी जो है वो भेजना पड़े, चूँकि कुछ राब्ते दुबई में भी थे, वहाँ भी कुछ लोगों से शायद इस सिलसिले में पूछताछ की जाएगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिमट कर हमारे इसी तरफ आएंगी, हमारे मुल्क की तरफ ही आएंगी, और यहाँ पर लोगों को शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। जो लोग अरशद शरीफ से राब्ते में थे और उनसे क्या बात हुई थी, वो लैपटॉप, आपका मोबाइल जो है, तमाम चीज़ें क्लियर कर देगा। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद अंजुम साहब, आप हमें कीनिया में होने वाली तफ्तीश के हवाले से आगाह कर रहे थे। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से हक़ाइक़ जानने की कोशिश में एक कदम आज और भी उठाया गया है कि वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज अब्दुल शुकूर प्राचा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन बाकायदा तौर पर तश्कील दे दिया है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की तारीख में बनने वाले लातादाद कमीशनों की तरह इसकी रिपोर्ट पोशीदा नहीं रहेगी, बल्कि पाकिस्तान के अवाम के सामने रखी जाएगी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। वफाकी वजारत खजाना ने अपनी माहाना जायजा रिपोर्ट में रवां माली साल के पहले 2 महीनों यानी जुलाई और अगस्त में पाकिस्तानी मईशत के आदाद व शुमार की रोशनी में बताया है कि आइंदा भी महंगाई की शरह में किसी बड़ी कमी का इम्कान नहीं, और ये 21% रहने का इम्कान है या इससे ज़्यादा हो सकती है। महंगाई की शरह यानी अफराते ज़र इस वक्त 26.1% है, जो पिछले साल के इन्हीं 2 महीनों के दौरान सिर्फ 8.4% थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक FBR ने इन 2 महीनों के दौरान 9.7% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, लेकिन इसी दौरान मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी 26.1% कम, और बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की तरफ से भेजे जाने वाले पैसे में भी 3.2% की कमी हुई है। इस रिपोर्ट में माली साल के बाकी महीनों में भी मुआशी सरगर्मी में कमी का अंदेशा जाहिर किया गया है। इस मुआशी माहौल में आज वज़ीर आज़म ने ज़राई तरक्की के लिए पैकेज का ऐलान भी किया है, जिसके मुताबिक 5 साल तक इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर 50% ड्यूटी पर मंगवाए जा सकेंगे। काश्तकारों को सस्ते कर्जे फराहम किए जाएंगे। DAP खाद बरामद करके सब्सिडी के साथ फराहम की जाएगी। सैलाब ज़दा काश्तकारों को गंदम का बीज मुहैया किया जाएगा, और ज़राअत से मुतल्लिक छोटे कारखानों को भी रियायती शरह सूद पर कर्ज फराहम किया जाएगा। 1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे। ये रकम जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 400 अरब रुपए ज्यादा है। सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में एक तबाही मचाई। 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसल तबाह हो गई। 2500 रुपए पर बोरी कम करवाई गई है, जो कि तकरीबन 58 अरब रुपए की लागत है, जो कि अब किसानों को उसका फायदा होगा जब वो DAP इस्तेमाल करेंगे। चूंकि सैलाब आए हैं, हमने फैसला किया कि हम 16 लाख टन गंदम और इंपोर्ट करेंगे। अब टोटल 2.6 मिलियन टन यानी 26 लाख टन गंदम इंपोर्ट होगी। क्या ये ज़राई पैकेज पाकिस्तानी को संभाला देने के लिए काफ़ी होगा या नहीं, या मज़ीद कुछ करना होगा? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात मोहम्मद सुहेल। सुहेल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है, वो जो रिपोर्ट खुद हमारी वजारत ख़जाना ने जारी की है, उसमें कहा है कि आइंदा चलते हुए आगे जो हमारा अफरात ज़र है उसमें इजाफ़ा भी होगा, या कम अज़ कम वो यहीं पे रहेगा, और उसके साथ हमारी मुआशी सरगर्मियाँ भी कुछ कम होंगी। आपके ख्याल में जो आज वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, ये कोई मुआशी सरगर्मी को बढ़ा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हबीब भाई। मेरा ख्याल में देखें, ये साल तो बड़ा कठिन है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो सब्सिडीज़ देता रहा है वो सब पास ऑन हो रही हैं, और जो सिर्फ फ्यूल की सब्सिडी जो थी अब तो वो पास ऑन हुई है। गैस की सब्सिडी ने पास ऑन होना है,
तो इन चीज़ों को देखते हुए ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि मुल्क में जीडीपी की ग्रोथ 5-6% या 4-5% हो जाएगी। ना हमें ये तवक्को करनी चाहिए कि महंगाई बहुत तेज़ी से कम होगी। अलबत्ता ये है कि चूँकि बिजली के और पेट्रोल डीज़ल के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, तो हो सकता है कि ये जो महंगाई की शरह जो है सीपीआई इन्फ्लेशन 20 से 25% इसमें कुछ माह तक रुक जाए। और इसी तरह जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो बिल्कुल कम हो गई है, उसमें भी ये उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से मज़ीद गिरावट ना आए, मगर कोई बहुत शार्प टर्न लेना इकोनॉमी का बड़ा मुश्किल लग रहा है इन हालात में। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के माशी हालात भी बड़े चैलेंजिंग है, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि जो दुनिया के हालात हैं वो भी बड़े चैलेंजिंग हो गए हैं और दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है। और सोहेल, जो आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम तकरीबन 1800 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, इसमें बैंक लैंड करेंगे काश्तकारों को भी, फिर एसएमईज़ को भी जो एग्रीकल्चर से मुतल्लिक हैं। नई स्कीम भी आ रही है कि जनाब जो ट्यूबवेल हैं उन्हें सोलर कर दिया जाएगा। ट्रैक्टर्स की इंपोर्ट पे, पुराने ट्रैक्टर्स की इंपोर्ट पे भी कुछ छूट दी गई है ड्यूटीज़ में। क्या आपके ख्याल में ये मामला कुछ आगे बढ़ सकेगा एग्रीकल्चर साइड से? देखिए, एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत शायद हुकूमत मदद कर सके, क्योंकि जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं उनको क्लाइमेट चेंज और फ्लड्स की मालूमात हैं और उस पर कुछ सिंपैथी मिल जाए। मगर मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं है कि ये इकोनॉमी को बिल्कुल 4-5% तक बढ़ा देगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो फ्लड्स की वजह से, बारिशों की वजह से जो नुकसानात हुए हैं रूरल एरिया में, उसके लिए थोड़ी बहुत हुकूमत दे दे। क्योंकि जो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो रिपोर्ट है जिसका आपने रेफरेंस दिया, उसमें देखें जो टारगेट था हमारा सरप्लस करने का था प्राइमरी बैलेंस का, और वो डेफिसिट हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये IMF के साथ मुज़ाकरात में बड़ा चैलेंजिंग होगा। वज़ीर आज़म साहब ने कह तो दिया है कि उसको हम सब्सिडी दें। हाँ, मार्केट रेट पे अगर है बैंक का लोन लेना या मार्केट रेट पे ट्रैक्टर इंपोर्ट करना, वो तो मुमकिन है, मगर सब्सिडाइज करना मुझे लगता है ऐसे हालात में चैलेंजिंग होगा। तो ये जो बात हो रही है, वज़ीर आज़म ने कहा है कि जनाब हम कर्ज़ों पे सब्सिडी दे देंगे एग्रीकल्चर के लिए, नौजवान जो एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं या SMEs जो इससे मुतल्लिक हैं। तो आपके ख्याल में ये जो सब्सिडाइज्ड लोन है, यानी शरह सूद पे जो सब्सिडी है उसको जो हुकूमत कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या वो भी IMF से जब मामलात होंगे तो उसमें वो भी क्वेश्चन होगा? जी बिल्कुल, देखिए IMF को तो बड़ा क्लियर है, जो हमने टर्फ दिया IMF और दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी उससे नाराज़ हैं। हम टेक्सटाइल को और एक्सपोर्ट सेक्टर को सब्सिडी देते हैं, उस पर भी उनकी नाराज़गी होती है। IMF ये कह सकता है कि कुछ अमाउंट हम रखती जाए, और वो भी जो सब्सिडी है वो इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड हो। ऐसा ना हो कि हम 2% पे एग्रीकल्चर का कर्जा दे रहे हैं और 16% पे बोरो कर रहे हैं। तो कुछ सब्सिडी या कुछ मैनेजेबल सब्सिडी IMF एग्री कर सकता है, मगर ओपन सब्सिडी शायद उस पर IMF का एतराज़ हो। क्योंकि हमें ये देखना चाहिए हबीब भाई कि इसकी डिस्टॉर्शंस होती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं तो फिर वो मिसयूज़ होता है, वो प्रोडक्टिव होने के बजाय अनप्रोडक्टिव हो जाता है, उसके नुकसान ज़्यादा होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक सियासी बयान ज़रूर दे दिया होगा, मगर बहुत ज़्यादा सब्सिडी या बहुत बड़ी सब्सिडी ऐसे हालात में मुझे मुश्किल लगता है। अच्छा सोहेल, ये बताइएगा कि ट्रैक्टर्स, पुराने ट्रैक्टर्स की इंपोर्ट की इजाज़त दे दी, 5 साल तक का जो पुराना ट्रैक्टर है उस पर 50% ड्यूटी होगी। आपके ख्याल में लोकल इंडस्ट्री के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? क्या इस तरह डॉलर्स हमारे बाहर जाने का सिलसिला नया नहीं शुरू हो जाएगा? क्योंकि ट्रैक्टर्स वहाँ से आएंगे तो फिर अफगानिस्तान तक जाएंगे और फिर बहुत सारे मामलात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे, यानी हमारी जो एक्सपोर्ट के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। इसी तरह जो सोलर पे सोलराइजेशन ऑफ द ट्यूबवेल हो रही है उसके लिए भी हमें पैसे देना पड़ेंगे चीन में, यानी चीन से सोलर पैनल्स आएंगे। तो ये हमारे जो करेंसी पे ज़्यादा प्रेशर्स नहीं आ जाएंगे? देखिए, ये ट्रैक्टर की स्कीम को मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, उन्होंने क्या कहा डिटेल देखनी पड़ेगी। मगर अगर हम सिर्फ गाड़ियों की, जो यूज़ गाड़ियों की जो स्कीम थी उसको पिछली हुकूमत ने डिस्करेज किया और बिल्कुल बजा किया, क्योंकि उसकी वजह से ना सिर्फ हमारा बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज यूज़ होता था, उसमें जो है FATF को भी एतराज़ात थे क्योंकि जो पैसे जाते थे अनऑफिशियल चैनल से, और लोकल इंडस्ट्री भी सफ़र कर रही थी। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह की कोई स्कीम है तो फिर ये तो लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए तो डीमोटिवेटिंग होगा कि वो उन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा प्लांट लगाया हुआ है और इतना रोज़गार पैदा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसको क्रिटिकली देखना पड़ेगा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है।
दूसरी जानिब आपने कहा ये सोलर पैनल्स वगैरह, अगेन इसमें भी आपने बचा फरमाया कि देखिए हम जो भी काम करेंगे इम्पोर्ट ड्रिवन, उसके लॉन्ग टर्म में नेगेटिव असरात होंगे। हमें अपनी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी के अंदर रह के करना है। हाँ, अगर ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही सस्ती है और उसके लिए जो डॉलर हमारा यूज़ नहीं हो रहा, तो सेंस बनता है। मगर अगर हमने बहुत महंगी मशीनरी या बहुत महंगे पैनल इंपोर्ट करने हैं, तो मेरे ख्याल में ये फिर इस पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि ये जो सियासी माहौल है ये हुकूमत को डिक्टेट कर रहा है कि वो कोई कम से कम देही इलाकों में, एग्रीकल्चर इलाकों में कुछ वोटर केटरिंग करे? देखिए ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, क्योंकि इलेक्शन 8-10 माह के फासले पर हैं और ये जो कोalition गवर्नमेंट है, इन्होंने सख्त इक़दामात लेके पाकिस्तान को एक बहुत ही बुरे हालात से तो बचा लिया है, मगर अभी भी माशी हालात अच्छे नहीं हैं। मेरे ख्याल में हमें लगता है कि ये अभी नहीं, मे बी 3-4 माह के बाद शायद महंगाई की शरह जब 20% से कम आ जाए तो ये इंटरेस्ट रेट कम कर दें। तो मेरे ख्याल में वो एक ट्रिगर पॉइंट होगा जिससे माशी एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतर होना शुरू होंगी। और अगर ये चाइना से और सऊदी अरेबिया से जो हम रीशेड्यूलिंग की या रोल ओवर की बातें कर रहे हैं, अगर वो भी अगले 2-3 माह में हो गया तो हो सकता है जो रुपए की कदर है वो भी स्टेबिलिटी आ जाए। तो इनका ऑब्जेक्टिव ज़रूर है, मगर ये ऑब्जेक्टिव रियल फंडामेंटल चेंज पर तो आ सकता है, मगर आर्टिफिशियली सब्सिडी क्रिएट करके देने में चैलेंजेस इसलिए होंगे कि हम IMF के प्रोग्राम के तहत हैं और हर क्वार्टरली IMF का एक रिव्यू होता है। सोहेल, ये जो जिसे कहते हैं जो डार साहब का चार्म है, इसहाक डार साहब का चार्म, वो आपको इकोनॉमी पे कोई काम करता हुआ नज़र आ रहा है? या जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो कर रहे थे, क्या उससे कुछ डिफरेंट रास्ता ये इख्तियार कर रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल में तो कोई बहुत ज़्यादा अभी तक डिफरेंस देखने में नहीं आया। ना कोई बहुत ज़्यादा स्टेट बैंक में इंटरवेंशन देखने में आई है, ना कोई बहुत ज़्यादा T-बिल ऑक्शन PIBs में तब्दीली देखने में आई है। मेरे ख्याल में शायद डार साहब का ये है कि उनके पास चूँकि कनेक्शंस हैं डायरेक्ट PMLN के सीनियर लीडर्स तक, प्लस शायद ब्यूरोक्रेसी में उनकी एक बहुत अरसे से हैं, तो शायद जिस तरीके से काम करवाना है और जिस तेज़ रफ्तारी से करवाना है शायद वो कर पाएँ। मगर ये जो कह रहे हैं कि मैं इंटरेस्ट रेट कम कर दूंगा, डॉलर 200 पे कर दूंगा, मेरे ख्याल में सियासी बयान तो ज़रूर है जिसकी वजह से फ़र्क भी पड़ता है कि जिन्होंने डॉलर होल्ड्स किए हुए हैं वो डर जाते हैं। मगर मुझे लगता नहीं है कि वो जो टैक्टिक्स हैं जो पहले यूज़ होती थी, अब स्टेट बैंक के एक्ट के बाद और IMF के होते हुए वो यूज़ हो सकें। ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है सोहेल, के एक तरफ से लॉन्ग मार्च जारी है और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म चाइना गए हैं और वहाँ पे ज़ाहिर है बहुत सारे CPEC को जो एक्सेलरेट करने के लिए बात करेंगे। ये जो सियासी माहौल बना हुआ है, आपके ख़्याल में वज़ीर आज़म की कोशिशें मईशत को बहाल करने की, डार साहब की कोशिशें, या जनरली जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की मीशत के अंदर, वो आपको लग रहा है कि उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है? देखिए हबीब भाई, मेरा व्यू ये है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालात है, और ये हालात अभी पैदा नहीं हुए, ख़ास तौर से पिछले 10 साल और ख़ास तौर से पिछले 5 साल में 2016 से ऑनवर्ड डेट की जो सिचुएशन है उसकी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान का प्रॉब्लम माशी प्रॉब्लम ही है। मुझे नहीं लग रहा है कि आज शायद लॉन्ग मार्च की वजह से कोई कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शटर हो। अगर आज पाकिस्तान के पास $10 बिलियन आ जाएं और आज तेल की कीमत $40 हो जाए, तो ये जो मार्च है ये 10 गुना भी ज़्यादा बढ़ जाए तो कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये जो एफर्ट की जा रही है चाइना से सपोर्ट लेने की या मे बी मिडल ईस्ट से, अगर ये इफेक्टिव साबित होती है तो माशी हालात भी बेहतर होंगे, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। सियासी हालात इफेक्ट ज़रूर करते हैं, मगर आज का जो बड़ा मसला है मेरे ख्याल में 70-80% जो है वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सोहेल, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी बात कर रहे थे और पाकिस्तान में आज जो एग्रीकल्चरिस्ट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए जो पैकेज अनाउंस किया है उस हवाले से भी हमें बता रहे थे। हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।